रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? हाँ तो हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्टडी नोट 1 जो है वो कर रहे थे, आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला पॉइंट, जो सीए वाला पॉइंट लास्ट में हम लोग डिस्कस कर पाए थे, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट? तो जस्ट एक बार याद दिला देते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी टाइम भी बचाना है, कॉस्ट भी बचाना है। अगर इस तरह से हम लोग अपना आउटपुट दे पाते हैं बाय यूजिंग इनपुट, और इनपुट को भी हमें अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। अगर हम लोग इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना इनपुट यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो मैनेजमेंट उसमें हम लोग लगाएंगे जिससे हम लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों को जो भी पॉइंट जरूरत था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखो, आज हम लोग कौन सा पॉइंट फर्स्ट डिस्कस करेंगे? फर्स्ट हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्सेस प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ये देखो बुक में कहाँ मिल जाएगा, ये बुक में छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे हो सकता है थियोरेटिकल, क्योंकि ये जो स्टडी नोट 1 है फुल्ली थियोरेटिकल है, तो इसमें से आ सकता है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि मैथ में भी कहाँ पर है। मैथ में भी चेक करते हैं। मैथ में पेज नंबर 3 में 1.2, ठीक है, पेज नंबर 3 में प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और समझेंगे ताकि याद रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्सेस प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3 सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं। पहला था इंट्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहले इसका जिस्ट बता देते हैं, फिर इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेंगे। तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में मेन जो फर्क है वो ये होता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है सिर्फ टैंजिबल गुड्स को लेके बात करता है। टैंजिबल गुड्स का मतलब हमें पता ही है, जिसको हम लोग छू के या फिर देख के समझ सकते हैं, दैट इज टैंजिबल गुड्स। ठीक है, यानी गुड्स के बारे में। लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों गुड्स को प्रोडक्शन करते हुए जो मैनेजमेंट का जरूरत होगा उसके बारे में बात करता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ये पहले होता था, ठीक है, क्योंकि पहले ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है वो सिर्फ गुड्स नहीं बेचता है, गुड्स के साथ साथ सर्विस। मतलब जैसे देखो ना, जैसे जितने भी ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है वहां पर अगर हम लोग देखें, जैसे देखो बिग बास्केट को ले लो या फिर बिग बाजार, तो सारी चीज बेचता है। तो पर्टिकुलर सिर्फ ग्रोसरी शॉप के, मतलब ग्रोसरी आइटम के लिए बोले तो बिग बाजार हो गया, ग्रोफर्स जो भी ब्लिंकिट हो चुका है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग गुड्स के साथ साथ सर्विस भी बेच रहा है। कैसे सर्विस बेच रहा है? क्योंकि घर पे पहुंचा दे रहा है। गुड्स कैसे दे रहा है? जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो दे रहा है। तो अभी अगर कंपटीशन में टिकना है तो गुड्स और सर्विस दोनों को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पहले क्या होता है, क्योंकि पहले गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, सर्विस में उतना इंसानों को लेना देना नहीं था, सर्विस के बारे में कोई उतना ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो तब जो मैनेजमेंट का प्रोसेस यूज होता था दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि हिस्टोरिकल चीज हो चुका है, मतलब जो हिस्ट्री हो चुका है, जो पहले होता था। लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट आज के डेट का बात है, अभी का बात है, जहां पर हम लोग ये पहला वाला कंसेप्ट को भी अप्लाई करते हैं, मतलब टैंजिबल गुड्स को भी ले लेंगे, इनटैंजिबल को भी ले लेंगे। मेनली ये कंबाइनली दोनों चीजों को देख सकता है। ठीक है, अभी प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज नहीं होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट ही यूज होता है, जो आज के डेट का बात है, जहां पर हम लोग टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों तरह के गुड्स का जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ही एडवांस है। इसका जो लिमिटेशन फैक्टर था कि ये सर्विस को नहीं देख पा रहा था, लेकिन ये सर्विस को भी मैनेज करेगा। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंसेस लिखना
लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज production management is that term which is used in historical growth of the service। मतलब जिस चीज को लेके ये काम कर रहा था उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके ग्रोथ के बारे में बात कर रहा था जो कि सिर्फ टैंजिबल गुड्स बता रहा था। बट ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इसी के साथ यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट is that term which is used now day। ये आज के डेट पे यूज होने वाला मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में हमें इसी के बारे में पढ़ा रहा है। और जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो पास्ट का बात है, वो पहले यूज होता था, अभी उतना यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसी का जो मतलब अपडेट वर्जन है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट आ चुका है, जहाँ पर दोनों चीज कवर हो जाता है। अभी लिखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट is more used for a system where tangible goods are produced। ये मैंने पहले ही बताया, यही मेन डिफरेंस है कि जहाँ पर टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस होता था और प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है सिर्फ उसी पे बात करता था, लेकिन ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना, ये टेंजिबल गुड्स को तो कवर करता ही है एज वेल एज इनटेंजिबल, यानी सर्विस जो आज के डेट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो सर्विस को भी ये कवर कर लेता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर यूज फॉर ए सिस्टम, अच्छा यहाँ पर सिस्टम वेयर टेंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस। ऑपरेशन मैनेजमेंट का लिखते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट is more frequently used where tangible and intangible दोनों goods are produced, दोनों को ही कवर कर लेगा। तो फिर कोई प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों यूज करे? अगर वो अपने बिजनेस में ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाएगा तो वो अपने बिजनेस का गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों को ही वो मैनेज कर सकता है, इसीलिए ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो यूज किया जाता है। आज के डेट पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक नैरो टर्म में यूज होता था, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है एक वाइडर टर्म में यूज हो सकता है। तो ये भी एक डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट is narrow term, but operation management is wider term। ये वाइडर टर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, वाइडर इसीलिए क्योंकि जहाँ पर ये एक ही चीज को कवर कर पा रहा था, दैट इज टेंजिबल गुड, और ये टेंजिबल गुड्स, और ये क्या कर रहा है, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल दोनों को ही कवर कर ले रहा है, इसीलिए इसको नैरो टर्म बोलेंगे। ये जो है ये वाइडर टर्म में यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट about managing
activities related to प्रोडक्शन ओनली। ये जो है सिर्फ प्रोडक्शन को ही मैनेज कर सकता है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, बट ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या कर पाएगा, प्रोडक्शन के साथ साथ वो जो सर्विस है उसको भी मैनेज कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बट ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन, क्योंकि एक बिजनेस को आज के डेट पे सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करने से नहीं चलेगा, सर्विस भी प्रोवाइड करने का उसे सोचना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। बिजनेस ऑपरेशन production management about managing activity system, but operation management of overall business operation which includes service also, which includes service also, ठीक है। और एक डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, ये 4 डिफरेंस तो हो गया, ठीक है, ये 4 डिफरेंस है। नेक्स्ट 5th डिफरेंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट mainly used in manufacturing process, where goods produced, but operation management, बट लिख भी सकते हो, और अगर पैरा चेंज कर देते हो तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी डिफरेंस दिखा सकते हैं, ये लिख दिया फिर ऐसे जैसे तो प्रेजेंट कर सकते हो। ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज्ड इन, तो सर्विस का मेनली सर्विस के लिए इसमें जो है अपडेशन लाया गया, क्योंकि प्रोडक्शन तो ये संभाल ही रहा था प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू से, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट इसीलिए लाया गया ताकि सर्विस सेक्टर को हम लोग इजीली मैनेज कर पाए, जैसे कि बैंक, ठीक है, बैंक, एयरलाइंस, ये सब सर्विस सेक्टर है। देखो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, एयरलाइंस हो गया, सुपर बाजार, ठीक है। ये देखो तुम लोग के मैट में जो है ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा, ये देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये देखो द सेकेंड distinction related to the evolution of the subject, operation management is the term, कहाँ चला गया, कहाँ यूज होता है, ये रहा, ये दिया हुआ है, ये देखो बैंक, एयरलाइंस, यूटिलिटीज, पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी, सुपर बाजार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरीज, कंसल्टेंसी फर्म, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो है देखो सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट है, इन एडिशन ऑफ कोर्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। मतलब ये सब पहले नाम दे दिया है सर्विस डिपार्टमेंट का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैन्युफैक्चरिंग वाला काम उसको नहीं संभालेगा, उसको मैनेज नहीं करेगा, करेगा, दोनों को ही मैनेज करेगा, तभी तो ये वाइडर टर्म में इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखो यहाँ से ये सब लिखा है, बैंक, एयरलाइंस, यूटिलिटीज, पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी, ठीक है, तो ये सब लिख सकते हैं, सुपर बाजार, पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी, पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा, ठीक है। यूजिंग अच्छा, इसके साथ साथ एंड एज वेल एज and also the
ये वाला लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, ये वाला लैंग्वेज, and of course to manufacturing enterprises and also the manufacturing enterprises. ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो छोटा सा ही लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने उसी पॉइंट को थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग अलग कुछ लैंग्वेज यूज करके अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 5 पॉइंट जो है वो बना लिए। इससे क्या होगा, जब देखते हैं तुम लोग चाहो तो इसको टी शेप में भी लिख सकते हो, अगर ये थ्योरेटिकली नॉर्मली ये जो स्टडी नोट वाला थ्योरी के ऊपर ही है, तो इससे क्वेश्चन आएगा तो टी शेप में लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने लिखवाया वैसे भी लिख सकते हो, तो कम से कम 4-5 पॉइंट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो एक बार देख लो क्या था प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि मतलब मेन चीज किसका जो है उसी से हम लोग याद रख सकते हैं। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सारा फीचर्स देखें तो ये एक नैरो टर्म में यूज होता था, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में होता था, ये जो है सर्विस के बारे में मैनेज करके नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब सर्विस मैनेजमेंट में इसका कोई काम नहीं था, ये इसका लिमिटेशन था, इसीलिए इसको ओवरकम करके ऑपरेशन मैनेजमेंट लाया गया है, और ये हिस्टोरिकल अप्रोच हो चुका है इसके डेट में। आज के डेट में अगर कोई अपने बिजनेस में यूज करना ही चाहता है, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट को यूज करना चाहता है। ठीक है, और ये एक वाइडर टर्म है, ये प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस दोनों चीज को ही कवर कर सकता है। ठीक है, ये टैंजिबल गुड्स के लिए, ये टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों गुड्स के लिए। तो ये कुछ पॉइंट याद रखने से अपने हिसाब से हम लोग लैंग्वेज ऐड करके उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, ऐसा जरूरी नहीं है, बस पॉइंट याद रख के अपने हिसाब से इलाबोरेट करने से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखो क्या था नेक्स्ट हमारा पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट तो हो गया, हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। तो इसका हेडिंग करते हैं पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। पॉइंट नंबर 3, characteristics of modern operation function। तो ये जो ऑपरेशन मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है, इसमें क्या क्या, इसका क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो जो आज के डेट में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, जो पास्ट में प्रोडक्शन मैनेजमेंट था उससे टोटली डिफरेंट है। एक्चुअली इसी को जो है अपडेट करके लाया गया है ऑपरेशन मैनेजमेंट, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही अपडेटेड वर्जन है ऑपरेशन मैनेजमेंट, नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि उसमें एक नया फीचर ऐड हो गया, दैट इज इंटेंजिबल गुड्स को भी मैनेज करने का यहाँ पर जो है मतलब हमें फैसिलिटीज मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें तो ये जो है पुराना जो पैटर्न था उसमें कुछ नया एडिशन लाके इसको चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे, आज के डेट का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ऑफ टुडे, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक which make it look totally different from what it was during past। अच्छा देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, हम लोगों ने ये लिखा कि द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे हैव, अच्छा यहाँ पर हैव होगा, हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, have certain characteristics which make it look totally different from what it was during past। past में जैसा था अब ये देखने में वैसा नहीं है, मतलब इसका काम अब वैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ certain characteristics जो है ऐड हो गए, जो इसको प्रोडक्शन
ऑपरेशन मैनेजमेंट बना रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट is totally the present operation management is totally different from the past production management due to certain characteristics. Due to certain characteristics which is added. तो इसके अलावा हम लोग इसको घुमा के ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब जब इसी बात को मैंने दोबारा लिखा है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक इट लुक टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन पास्ट। तो पास्ट में जो था इसके अभी का जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसका पूरा डिफरेंसेस दिख जाता है। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो आज के डेट पे दिख रहा है वो पास्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हुआ। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आज के डेट का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो टोटली पुराने वाले प्रोडक्शन मैनेजमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किया हुआ है जो इंटैंजिबल गुड्स को भी कवर करता है। ये देखो ये वाला इन द पास्ट प्रोडक्शन वाज कंसीडर्ड टू बी, ये देखो द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे present certain characteristics which make it look totally different what it was during the past. Especially today's production system is characterized by at least 4 features. अब हम लोग फीचर्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि जब स्टार्टिंग में कुछ लिखना चाहिए ना, अगर हमें ये पॉइंट दे दे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो हम लोग ये बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तो बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो पुराने वाले प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तरह नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे फीचर्स। तो फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये वाला लिखेंगे, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पहला पॉइंट लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये पॉइंट जो है ना ये याद रखना पड़ेगा। अगर थियोरेटिकली आ जाता है तो पॉइंट को थोड़ा रीड करके समझेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम इसको लिखवा देते हैं समरी करके, ठीक है, बीस करके लिखवा देते हैं। तो देखो तो यहाँ पर क्या बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमें अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। कैसे दे रहा है देखो, फर्स्ट इसमें लिखते हैं इसके अंदर पॉइंट ए, ठीक है, पहले लिखते फिर समझाएंगे। इन पास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट when demand was high and production capacity was inadequate, then we can't meet
the high demand, that's why customer shifted to another company. पॉइंट बी दोनों ही लिख लेते फिर दोनों समझा देते। इसी के अंदर पॉइंट बी चल रहा है, पहले पॉइंट के अंदर। इन करेंट सिनेरियो बी गेव एडवांटेज टू survive and succeed. In competition market as plants have excess capacity to meet the demand. ठीक है, अब हम लोग ये दो पॉइंट पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। ठीक है, और जो आज के डेट का ऑपरेशन फंक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमें कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है? देखो, पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्शन कर पाना इतना ज्यादा वॉल्यूम में पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि उतने मशीन अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, अगर मशीन अवेलेबल भी थे तो उसको मतलब ले पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। आज के डेट में बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा जो है लोन वगैरह मिल रहा है। ठीक है, छोटे छोटे उद्योग के लिए कि हम लोग सब कोई मतलब चाहे तो अपना बिजनेस ओपन करने के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, बट पहले के डेट पे ऐसा नहीं होता था। ठीक है, कि हम लोग के पास बहुत पहले के डेट में मशीन भी इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस नहीं था, तो हम लोग कुछ काम जो है ह्यूमन बीइंग के ऊपर मतलब ज्यादा लेबर ओरिएंटेड करवाते थे, मशीन ओरिएंटेड उतना नहीं करवा पाते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम काम जो है वो लेबर ओरिएंटेड होता था, तो स्लोली होता था, उतना फास्ट पॉसिबल नहीं है जैसे मशीन के थ्रू से हो सकता है। और अगर मशीन भी था तो वो कुछ मतलब प्लांट बेसिस पे लगा पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। प्लांट मतलब बहुत सारा मशीन, अभी क्या होता है, अभी फैक्ट्री जो है ओपन करना उतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये देखो मतलब छोटा मोटा फैक्ट्री हम चाहे तो ओपन कर सकते हैं, बड़ा फैक्ट्री भी ओपन कर सकते हैं, बट पहले के डेट में पूरा मशीन वगैरह था ही नहीं हमारे पास अवेलेबल कि हम लोग उसको यूज कर पाए। तो वही लिखा हुआ देखो, इन फास्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट व्हेन डिमांड वाज हाई, अगर बाय चांस डिमांड हाई हो जाता था एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज इनएडिक्वेट। अब अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग से काम करवा रहे हैं तो फिर एक मशीन का क्या, मशीन का उतना लिमिटेशन नहीं होता, ऑब्वियसली उसका भी लिमिटेशन होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से वो ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, तो एक इंसान से अगर हम लोग काम करवा रहे हैं तो उससे कितना काम करवाएंगे, वो तो थकेगा ना, लेकिन मशीन उतना जल्दी नहीं थकेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, ठीक है, वो उतना नहीं होता था कि जितना डिमांड है। ठीक है, अगर डिमांड अचानक से हाई हो जाता है तो हम लोग प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पाते थे, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। ठीक है, एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज इनएडिक्वेट, देन वी कांट मीट द हाई डिमांड, तो हम लोग हाई डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे मार्केट में। दैट्स व्हाई कस्टमर शिफ्टेड टू अनदर कंपनी। अगर हमारा कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बेच रहा है और उसका डिमांड मार्केट में हाई हो गया, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमी में होता है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो हाई हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास फैसिलिटीज वैसा नहीं है कि हम लोग अपने डिमांड को मीट कर पाए, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इनएडिक्वेट है, वो उतने डिमांड को फुलफिल करने के लिए मतलब अभी केपेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर को अगर कुछ चाहिए तो उसे चाहिए, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कंपनी में। जैसे मान लो अगर कोई फोन बेचने वाली कंपनी है, कोई लैपटॉप बेचने वाली कंपनी है, कुछ भी, ठीक है, तो मान लो फोन का एक फोन आया मार्केट में जिसका बहुत अच्छा खासा डिमांड हुआ, लेकिन कंपनी सप्लाई नहीं दे पा रही है। ठीक है, सप्लाई जो है वो उतना नहीं दे पा रही, क्यों नहीं दे पा रही, क्या वो बेचना नहीं चाहती? ऑब्वियसली सब कोई बेचना चाहता है अपना प्रोडक्ट, क्यों नहीं बेचना चाहेगा, लेकिन उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है जो डिमांड को
मतलब जो है डिमांड के एट पर हो जाए, ये ज्यादा से ज्यादा फास्ट में होता था। देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इन फास्ट, ये फास्ट में होता था। बट आज के डेट में ये इशू जो है बहुत ज्यादा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ह्यूमन ओरिएंटेड काम कम होता है, मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है, ऑटोमेशन वाला काम ज्यादा होता है, तो हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को इजीली मीट कर पाते हैं। और अगर मीट नहीं कर पाते थे फास्ट में, तो अब इनको तो चाहिए, किसी को फोन चाहिए तो चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए तो चाहिए, या फिर किसी को एसी चाहिए तो चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास से नहीं चलेगा, दूसरी किसी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा। जिनका इमरजेंसी है, जिनको नीड है, कस्टमर तो नीड के हिसाब से ढूंढते रहता है अपना प्रोडक्ट, चाहे कोई भी कस्टमर हो, तो वो दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। अब इसका पॉइंट भी देखो इन करंट सिनेरियो, लेकिन आज के डेट पे क्या हुआ है, वी गेट एडवांटेज टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन कंपटीशन मार्केट। लेकिन कंपटीशन बहुत है ना, तभी तो कंपनी क्या होता है, सॉरी, तभी तो कस्टमर दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे थे फास्ट में। लेकिन आज के डेट पे क्या हो रहा है, हम लोग इस कंपटीशन में सर्वाइव करने का और जो सक्सेस होने का, ये दोनों एडवांटेज हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि एज प्लांट हैव एक्सेस कैपेसिटी टू मीट द डिमांड। तो प्लांट जो है, प्लांट को हम लोग अपने कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट के पास एक्सेस कैपेसिटी होगा। ह्यूमन बीइंग को कितना हम लोग काम करवा लेंगे, 8 घंटा 10 घंटा, इससे ज्यादा वो कैसे काम करेगा। लेकिन मशीन को जरूरत होने पे हम लोग थोड़ा ज्यादा जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट के पास एक्सेस कैपेसिटी होता है, तो वो हमारे डिमांड को मीट कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले जो प्रॉब्लम होता था कि हम लोग कंपटीशन में टिक नहीं पाते थे, अभी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो पहले हम लोग ले नहीं पा रहे थे, अभी हम लोग ले पाएंगे ड्यू टू ये जो प्लांट का जो कैपेसिटी है ये एक्सेस होने की वजह से। पहले प्लांट लगता भी था तो उसका उतना कैपेसिटी अच्छा नहीं होता था बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसके अलावा हम लोग ज्यादा ह्यूमन ओरिएंटेड काम करते थे, तो कैपेसिटी जो है इंसान का तो मशीन जैसा होगा नहीं कि हम लोग उससे ज्यादा बहुत ज्यादा काम करवा लें, ये पॉसिबल नहीं होता था, तो हम लोग कंपटीशन में टिक नहीं पाते थे। लेकिन आज के डेट पे हम लोग कंपटीशन में आराम से टिक पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले पॉइंट का मतलब। अच्छा, अब ये कंपटीशन में टिकने के लिए हम लोग कुछ कुछ जो है टेक्निक को भी यूज करते हैं, जो कि तुम लोग के स्टडी मैट में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये कंपटीशन मतलब कैसे डिमांड को मीट करें, अचानक से डिमांड मीट करेंगे, बोल तो दिए लेकिन कैसे करेंगे, तो इसका टेक्निक भी हमें सिखाया जाएगा। जैसे देखो, एक तो तुम लोग पढ़े होंगे जस्ट इन टाइम टेक्निक बोल के एक टेक्निक होता है, जो तुम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग में पढ़े थे, ठीक है, वो भी एक टेक्निक होता है अपने डिमांड को जब जैसे चाहे उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर और एक टेक्निक भी होता है, दैट इज TQM, ठीक है, TQM से ये टेक्निक भी जो है ये भी यूज होता है। तो बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिससे हम लोग अपने डिमांड को जो है फुलफिल कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक के बिना ही हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारा टेक्निक है, हमें सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है अपना डिमांड को फुलफिल कर पाए। ये वाला जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ये ऐसे ही होगा, अलग अलग टेक्निक यूज करके हम लोग ये जो मतलब प्लांट का जो कैपेसिटी एक्सेस कैपेसिटी है उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है इसी के अंदर, ठीक है, ये थर्ड हो गया, इसके बाद ये वन, ठीक है, ये वन, ये थर्ड पॉइंट जो है ये स्टडी नोट के हिसाब से, ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पॉइंट वन कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट वन, इसको मैं ऐसे कर देते वन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट नंबर 2, ये देखो, ये वाला सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन, इसमें देखो क्या है, इसका पॉइंट ए, सर्विस सेक्टर इज gaining greater relevance these days, ठीक है। आज के डेट पे सर्विस सेक्टर का जो रेलिवेंसी है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। देखो ना, जैसे कि फेसबुक, ठीक है, ये भी सर्विस, ठीक है, यूट्यूब ये भी सर्विस, ठीक है, ये जो हम लोग इंटरनेट यूज करें ये भी सर्विस। तो चारों तरफ देखोगे तो सर्विस ही सर्विस दिखेगा हमें, ठीक है, जो कि पहले इतना सर्विस ओरिएंटेड नहीं था, जो सेक्टर हमारा था वो सर्विस ओरिएंटेड नहीं था, बट आज की डेट पे सर्विस ओरिएंटेशन ही ज्यादातर काम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस दीस डेज, ठीक है। अब इसमें पॉइंट भी लिखते हैं,
मतलब इसका नाम क्या है, सर्विस ओरिएंटेशन पॉइंट का, इसीलिए तो पहला इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन की तरह कि सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस दिस डेज। नेक्स्ट हो जाएगा द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग need to serve service components such as, इसमें फिर पॉइंट 1 intangible and perishable nature of service, और पॉइंट 2 constant interaction with client or customer. Point 3 small volume of production. समझाते हैं, ये सारे पॉइंट का मतलब हो जाते हैं। पहले तो मैंने ये लिखा कि सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस दिस डेज। आज के डेट पे सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंसी में आ चुका है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, ठीक है। पहले फोन का भी सोचो, पहले जब एकदम स्टार्टिंग में जब मोबाइल वाला कंसेप्ट आया था, मुझे नहीं पता तुम लोगों को याद है कि नहीं, ठीक है। तो मोबाइल में पहले क्या होता था कि मतलब क्या होता था, जैसे एक मैसेज किया तो 1 रुपया काट लिया, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोग कहीं अदर स्टेट चले जाते तो उसमें रोमिंग के वजह से इनकमिंग का भी कॉल, तो मतलब इनकमिंग पे भी चार्जेस काट रहा है, आउटगोइंग पे भी तो चार्जेस काटता है ये, ठीक है। तो क्या अभी नहीं चार्जेस काट रहा है? चार्जेस काट रहा है, लेकिन अभी वो बहुत कम हो चुका है। पहले जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा था, मतलब कॉलिंग करने का, जो कि आज कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। आज सभी के पास फोन है, तो कंपनियों के लिए भी मतलब अपना कॉस्ट को रिड्यूस कर पाना पॉसिबल है, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम में लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है। पहले मोबाइल यूज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, इसलिए सभी के पास नहीं होता था, मतलब थोड़ा लग्जरी आइटम जैसा था। लेकिन आज के डेट पे ऐसा बात नहीं है, सभी के पास फोन है। हाँ, किसी के पास बहुत महंगा है, किसी के पास थोड़ा मीडियम है, किसी के पास सस्ता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी सभी अफोर्ड कर सकते हैं, इवन बात करने के लिए भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं धीरे धीरे ग्रेटर रेलिवेंस जो है उसका आ रहा है। अब देखो ना, जैसे कोविड की वजह से ये ऑनलाइन में क्योंकि क्लासेस वगैरह चल रहा है, तो ये देखो ये ना धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। ये मतलब एक नया ही कुछ मोड इसका आ जाएगा। लोग अभी जो समझेंगे, मतलब हम बच्चे लोगों का बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मतलब जैसे हम लोग जिस टाइप का पढ़ाई करवाते प्रोफेशनल कोर्स वगैरह में सभी मतलब एटलीस्ट 12th के बाद कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 12th के बाद होता है, तो सबके लिए पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन में समझ पाए, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाए। तो उससे क्या होगा कि एजुकेशन में भी मतलब रिवॉल्यूशन आएगा। क्योंकि गांव में अगर हम लोग देखें कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि शहर में आके 5,000 7,000 8,000 मंथली खर्चा करके, मतलब रहने का एक खर्चा लगता है ना, जो बाहर से आते हैं कि उनको एक पीजी चाहिए, कि उनको एक रेंटेड हाउस चाहिए, वहां पर उनका खाना ये सब लेके पढ़ाई बढ़ाई इतना खर्चा हो जाता है कि लोगों के लिए काफी ज्यादा बर्डन हो जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग ये सर्विस को थ्रू इंटरनेट हर जगह पे उसे हम लोग ये कर पाते हैं, स्प्रेड कर पाते हैं, तो ये एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है ग्रेटर रेलिवेंसी ला रहा है आज के डेट पे। जैसे फोन का ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर तुम लोगों ने समझा होगा तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद होगा कि कैसे करके मतलब कितना खर्चा आता था पहले, अभी कितने कम में हो जाता है। खर्चा तो भी होता है लेकिन कम में हो जाता है। एजुकेशन का तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर फील कर पाते हो कि बाहर जाके कहीं भी पढ़ोगे तो उसका खर्चा, जो कि अगर घर बैठे मिल जाए, डे टू डे का हैकेल, यहाँ जाना वहाँ आना, वहाँ पैसा खर्चा करना, जाओ आओ, ये सब भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर जो है ये ग्रेटर रेलिवेंसी ला रहा है आज के डेट पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग नीड टू सर्व सर्विस कंपोनेंट सर्विस। आज के डेट पे जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी सर्विस प्रोवाइड करने का जरूरत हो चुका है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने पहले आज भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे बिग बास्केट जो है वो हमें गुड्स के साथ साथ क्या कर रहा है, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे सामान को पहुंचा दे रहा है।
या फिर कोई भी ऑनलाइन कंपनी देखो वो भी तो वही करती है कि हमारे प्रोडक्ट को हमारे घर पे पहुंचा देती है। जैसे देखो एपेलो, ये क्या करता है, एपेलो में अगर हम लोग मेडिसिन बुक करेंगे तो वो हमारे घर पहुंचा देगा, तो गुड्स एज वेल एज सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये पॉइंट को समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंजिबल एंड पेरिसेबल सर्विस। इंटेंजिबल एंड पेरिसेबल सर्विस का मतलब जैसे देखो ये इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू के देख के नहीं समझ सकते, दैट इज सर्विस सेक्टर वाला सर्विस, ठीक है। एंड पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस, जैसे देखो फोन में एक रिचार्ज कर दिया या फिर इंटरनेट का रिचार्ज कर देते हैं, तो इंटरनेट का नॉर्मली 1 मंथ का होता है, ठीक है। तो नेट पैक हम लोग जो ब्रॉडबैंड में नेट पैक जो डाल रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मली 1 मंथ का होता है, तो एक महीने बाद तो वो खत्म हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा, दैट इज पेरिसेबल, मतलब वो खत्म हो सकता है, ठीक है, मतलब खत्म होगा, पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस होगा आज के डेट पे, ठीक है। या फिर जैसे फोन का भी देख लो, तो फोन का मंथली भी होता है, 28 डेज का होता है, 3 मंथ का होता है, तो पेरिसेबल तो है, कभी ना कभी तो खत्म होगा, ठीक है। और इंटेंजिबल है, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ एंटीवायरस वगैरह हमें खरीदना है अपने लैपटॉप के लिए, पहले क्या होता था, उसका सीडी आता था, ठीक है, तो सीडी खरीद के लेके आओ, फिर उसे इंस्टॉल करो, ठीक है, तो ये टेंजिबल था। लेकिन आज के डेट पे क्या हुआ, यही सारी कंपनियां अपने एक मतलब प्रोग्राम को लिख के उसको, मतलब वो सीडी में भी प्रोग्राम ही होता है, उसमें कमेंट वमेंट डाल के क्या किया जाता है, उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता था। आज भी हम लोग सेम चीजें करेंगे, बट विदाउट यूजिंग सीडी हम लोग उसी कंपनी के साइट पे जाके उस प्रोग्राम को खरीद सकते हैं, फिर वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका एक मतलब कैपेसिटी क्या बोले, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, 1 साल का एंटीवायरस हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, तो वो पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस होगा। तो आज के डेट पे जो मैन्युफैक्चरर है, देखो जो पहले सीडी बना रहा था, वो भी क्या कर रहा है, वो सीडी के तरह वो डायरेक्ट डाउनलोड का फैसिलिटी दे रहा है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल देख सकते हो, कोविड की वजह से हुआ है। पहले लोग मूवी देखने के लिए क्या करते थे, मतलब अगर मान लो सिनेमा हॉल तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन सीडी खरीद के लेके आके भी देखा करते थे, ठीक है, जो मतलब थोड़ा और पहले का बात करें, तो सीडी खरीद के लेके आके हम लोग मूवी देख सकते थे। लेकिन आज के डेट पे क्या हुआ, ये सीडी वाला कंसेप्ट पूरा चला गया, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो अमेज़न प्राइम है, ठीक है, सोनी का है, और ये हॉटस्टार वगैरह, यहाँ पर नए नए मूवी को लाया जा रहा है, बिकॉज कोविड की वजह से ये हुआ है चेंजेस। तो ये चेंजेस तुम लोग अभी मतलब अभी फील करके देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अमेज़न प्राइम है, मान लो उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब वहाँ पर जितने भी नए मूवीज वगैरह आएंगे हम लोग देख सकते हैं। तो क्या होगा, सीडी लाने का जरूरत नहीं हुआ, इट मीन्स क्या हो गया कि हम लोगों को प्रोडक्ट लाने का जरूरत नहीं हुआ, हम लोगों ने सर्विस ले लिया। अब अमेज़न का अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो आफ्टर 1 ईयर वो पेरिस हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे थे कि धीरे धीरे जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो भी सर्विस पे शिफ्ट हो जा रहे, तो सर्विस कितना बड़ा चीज हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग नीड टू सर्विस कंपोनेंट्स सच एज इंटेंजिबल एंड पेरिसेबल नेचर ऑफ सर्विस। उसके बाद देखो कांस्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट और कस्टमर, ये भी जरूरत है, कांस्टेंट इंटरेक्शन। जैसे मान लो मैंने एक एंटीवायरस खरीद लिया, अब उसको कैसे डाउनलोड वगैरह करना है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कस्टमर केयर में फोन करके पूछ सकते हैं। या फिर मान लो कुछ ऑनलाइन में खरीदा था, उसको रिटर्न करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे रिटर्न करना है, या बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग कस्टमर केयर में फोन करके बोलते हैं। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन रखता है कंपनी हम लोगों के साथ। आज के डेट में सीखना है तो रखना पड़ेगा, अगर किसी का ये सर्विस नहीं है तो वो जो है कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। मान लो लैपटॉप खरीद लिया, वो सब में वारंटी वगैरह रहता है, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इशू होता है ना, तो हम लोग कंपनी के कस्टमर केयर में फोन करके हमसे हो पाता है। अगर वो नॉलेजेबल है तो वो जैसे वैसे बोलेंगे, हम लोग अगर ऑपरेट करते हैं और हमारा मशीन हो सकता है कि मतलब इंस्ट्रक्शन से ठीक हो जाए। अगर वही प्रॉब्लम है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो ये फैसिलिटी हमें मिल सकता है। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट और कस्टमर ये भी चाहिए आज के डेट में, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का वॉल्यूम इससे कम हो जा रहा है। जैसे देखो मूवी का सीडी उतना प्रोडक्शन होना मतलब बंद हो चुका है आज के डेट पे, क्योंकि दूसरा सब जो है मतलब मीडियम हमें मिल चुका है मूवीज वगैरह देखने का। एंटीवायरस का सीडी देख लो, उसमें भी वही है। गानों का सीडी, पहले गाना सुनने के लिए सीडी खरीद के लेके आके गाना सुनने का जरूरत होता था, लेकिन यूट्यूब आने के बाद तो अब वो सीडी का तो मतलब जमाना ही गया, ठीक है। सब यूट्यूब में गाना, तो और भी क्या क्या सब साइट है पता नहीं, वहां से हम लोग गाना सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज हमें मिल रहा है। तो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन था उसका
वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया सीडी, अगर वो याद रख सकते हो तुम लोग तो ये वाला पॉइंट आराम से याद रख सकोगे, तो ये पॉइंट को डिस्कस कर पाओ। मैंने इतना सारा एग्जांपल इसीलिए दिया, कोई ना कोई एग्जांपल तो दिमाग में रह ही जाएगा और उससे तुम लोग ये वाले पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सर्विस ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला पॉइंट, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे disappearance of smoke stack। स्मोक स्टैक का मतलब होता है जो चिमनी होता है, मतलब कोई भी कारखाना जो फैक्ट्री होता है उसमें जो भी धुआं, मतलब प्रोडक्शन करने पे एक लार्ज स्केल पे, जैसे घर पे थोड़ा खाना बनाने पे कितना धुआं होता है, दो लोगों का, 4 लोगों का, ठीक है, चाहे 10 लोगों का बना लो, तो मान लो अगर फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना धुआं होता होगा, ठीक है। तो उसके लिए चिमनी लगाया जाता था, ठीक है। अभी वो चिमनी हमें बहुत ही देखने को कम मिलेगा। तो डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक इससे क्या बोल रहा है, देखो पहले पॉइंट लिखते हैं फिर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी पॉइंट ए, today's factories are designed and built environment friendly, इसको हम लोग बोल सकते हैं इको फ्रेंडली। In fact, they are homes away from home, ठीक है। they are, ये वाला लैंग्वेज लिखना है हम लोग को, they are homes away from, आज के डेट पे क्या हुआ है, हम लोग बहुत ज्यादा मतलब अपने जो मतलब इन्वायरमेंट है उसको लेके कंसर्न हो चुके हैं, क्योंकि वातावरण जो है वो खराब हो रहा है। अगर हम लोग कहीं भी फैक्ट्री लगा देंगे, वहां से क्या केमिकलाइज धुआं निकल रहा है वो सब का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो डिटोरिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे दिल्ली वगैरह में है, देख सकते हैं कि दिल्ली वगैरह में जो एनवायरनमेंट है वो इतना खराब है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सांस लेने का तकलीफ ये सब होता है, ठीक है। तो कोलकाता में भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, हर एक जगह पे हो रहा है, गाँव में भी ऐसा सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो उतना भी कोर गाँव नहीं है तो फिर शहर में तो होगा। लेकिन आज के डेट पे हम लोग थोड़ा कंसर्न हुए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फैक्ट्री को कहीं पर भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं रेसिडेंशियल जगह है वहीं पर फैक्ट्री लगा दो, नहीं चलेगा, ठीक है। फैक्ट्री को हमेशा ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जो रेसिडेंशियल इलाके से बहुत दूर हो, अगर वहां से थोड़ा बहुत धुआं निकलता भी है। अभी तो फिलहाल ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने का कोशिश किया जा रहा है या लाया गया है, इससे क्या होगा कि जो भी मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगे वो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत जैसे धुआं निकलता है, जैसे देखो ईंट का जो कारखाना होता है उसमें अभी भी कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसमें भी क्या होता है, जो मिट्टी से ईटा बनता है तो उसमें काफी धुआं होता है, ठीक है। तो ये जैसे कारखाना है जिसमें मान लो धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके उसमें क्या किया जाएगा, उसको थोड़ा दूर में ले जाके वो मतलब प्रोडक्शन सेंटर को बनाना चाहिए, फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए, या करना पड़ेगा, अभी तो रूल्स है, करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा कि लोगों को जो है उनका जो डेली लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगा, डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखो आज के डेट में जो भी फैक्ट्रीज वगैरह डिजाइन किया गया है वो सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन किए गए हैं, इको फ्रेंडली डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। और ये जैसे मैंने कहा रेसिडेंशियल इलाके से दूर में करना पड़ेगा, ऐसा सब रूल्स लाया गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को चारों तरफ आज के डेट में चिमनी देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पर भी देखेंगे तो फैक्ट्री बन गया, नहीं, अभी ऐसा नहीं बन सकता है। अभी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं तो वो फॉलो करना पड़ेगा अगर फैक्ट्री लगाना है तो। अच्छा, पॉइंट बी, disappearance of smoke stack
CO2 eco-friendly factory is a better operation management। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम लोग इको फ्रेंडली फैक्ट्री या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमें स्मोक टैक्स जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, और ये बेटर ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ये दिखाता है हमें। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का ये एक अच्छा पार्ट है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जितना चाहे कोशिश करेंगे कि ये सब जो स्मोक टैक्स वगैरह है वो या तो दूर पे करें। ठीक है, जो रेसिडेंशियल इलाके से दूर हो, इसीलिए ये इको या फिर इको फ्रेंडली, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैक्ट्री जो है वो हम लोग एस्टेब्लिश करने का कोशिश करें। पहले तो ऐसा हालत होता था कि जो मजदूर वहां पर काम करते थे वो भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते थे, इतना ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह अंदर ही होता था, तो बाहर भी वो चिमनी से धुआं निकलता था जो कि बहुत ही खराब था। ठीक है, तो अभी कोशिश किया जा रहा है कि ये सबको एलिमिनेट कर सके। तो ये हो गया डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक टैक्स। तो ये भी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही हम लोग बोल सकते हैं देन है। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की वजह से हम लोग ये सब चीज मैनेज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। ठीक है, ये पॉइंट लिखते हैं, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। ये क्या पॉइंट है देखो, अगर थोड़ा अलग लग रहा है सुनने में, लेकिन क्या है पॉइंट देखो। Small has become beautiful। ये पॉइंट देखो क्या है, इट वॉज EF, इसको हम लोग बोलेंगे सुमाकर। ठीक है, EF सुमाकर हु इन हिज फेमस बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी वजह से इस पॉइंट का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब इन्होंने क्या बोला था अपने बुक में देखो, इन्होंने बोला था कि काम कम हो लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। मतलब जो काम कर रहे हैं उनको अपना स्पेशलाइजेशन जो है इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, वो इस बात पे ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट, इट वाज, इसमें पॉइंट ए, इट वाज EF सुमाकर SCHUMATHER whose famous book, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है क्या दे, who in his famous book, who in his famous book small is beautiful said that increase specialization। मतलब स्पेशलाइज्ड होके काम करने के बारे में इन्होंने कहा था, मतलब सबको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, ऐसा बात इन्होंने अपने बुक में बोला हुआ है। ये देखो यहाँ पर अपोज्ड जायंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े खिलाफ थे, मतलब उनके अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि क्या बोला देखो, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अपना स्पेशलाइजेशन को बढ़ाओ। He advocated instead intermediate technology based on smaller working units, community ownership and regional workplace utilizing local labor and resources। For him small was beautiful, छोटा हो लेकिन अच्छा हो। ठीक है, businessmen all over the world did not believe in सुमाकर फिलोसफी, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिजनेसमैन है उन्होंने इनका जो फिलोसफी है उनको ये नहीं माना, सबने नहीं माना। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इंडस्ट्रियलाइज्ड वेंट इन फॉर ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन सिस्टम। बताते हैं इसका मतलब क्या है, हम अपने हिसाब से दिखा के बताते हैं। देखो
तो ये जो है सुमाकर इन्होंने बोला अपने बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में कि हमें क्या होना चाहिए, हमें स्पेशलाइज होना चाहिए। लेकिन इनका ये बात जो है पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ला करके, क्योंकि इन्होंने बेसिकली उनके ऑपोजिट में ही ये बात बोला था, ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए नहीं। तो बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर disagree with Schumacher philosophy। जो फिलोसॉफी क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इनके फिलोसॉफी को ना मतलब नहीं माना एज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन and mass production is needed to decrease the cost of production। कॉस्ट ऑफ हाँ प्रोडक्शन भी चलेगा या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट इट इज बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। तो इन्होंने बोला कि छोटा हो लेकिन मतलब स्पेसिफिकेशन वाइज सभी को अपना काम करना चाहिए। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिसएग्री with Schumacher philosophy as huge organization and mass production is needed to decrease the cost of production or product। क्या होता है, अगर हम लोग स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तो हम लोग मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे कि हम यही बनाते हैं यही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग मास प्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मास प्रोडक्शन करेंगे जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो मास प्रोडक्शन करने में क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो कम होगा। देख सकते हो कि बड़ा कंपनी एक प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकता है, ठीक है, लेकिन जो छोटा छोटा कंपनी होता है वो अपना प्रोडक्ट सस्ते में नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज के हिसाब से हम लोग जाएंगे, तो हम लोग स्पेशलाइज हम लोग किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं कि वो स्पेशली बस किसी एक बॉडी पार्ट पे ही देखते हैं, जैसे हार्ट के डॉक्टर हो गए, तो ये सब जो है महंगा होता है, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम लोग कर सकते हैं, वो अलग बात है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई स्पेशलाइज होता है ना किसी सेक्टर में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई लेवल, अगर हम बोलेंगे हम स्पेशली कुछ एक ही सब्जेक्ट पर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा जो उस सब्जेक्ट का पर हेड जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सब पढ़ाएंगे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा कॉस्ट रिड्यूस करने का मतलब एक पॉसिबिलिटी रहेगा कि हम लोग कम कर सकते हैं अपना कॉस्ट, क्योंकि हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अपना कॉस्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सपोज हम सीएमए का जो करवा रहे हैं उसमें इंटर ग्रुप और ग्रुप 2 से मान लो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाएंगे फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा कि मेरा अकाउंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर स्पेशली कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सभी को फैसिलिटीज मिलना चाहिए, तो कॉस्ट कम नहीं होगा तो सब खरीद नहीं पाएंगे, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो मतलब प्रोडक्ट हो। तो बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसएग्री विद द Schumacher philosophy as huge organization and mass production is needed to decrease the cost of production, ठीक है। तो अगर मास प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट भी कम होगा, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनका ये जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये कंसेप्ट को नहीं माना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ ये वाला कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। देखो मैंने मैथ से भी तुम लोग देख सकते हो सारा पॉइंट हम लोग का लगभग कवर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं पॉइंट नंबर 4, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लगभग 12 पॉइंट है। ठीक है, तो सारा तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट लिखवा देंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट तुम लोग चाहो तो जो हम नहीं लिखवाएंगे वो अपने हिसाब से थोड़ा सा रीड करके देख सकते हो। ठीक है, और हमारा स्टडी नोट 1 जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। तो रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट देखो, इसमें पहले लिखेंगे थोड़ा सा इनको, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट related to global competition and the impact it has on manufacturing firms। तो क्या बोला है देखो, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट का फर्क। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूरा पूरी खत्म हो गया? नहीं, लेकिन इसका यूज अभी उतना नहीं होता है जैसे पास्ट में होता था, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट से दोनों काम हो जाता है। तो आज का ट्रेंड क्या बोल रहा है, ये दोनों मैनेजमेंट के बारे में आज का ट्रेंड जो है ये बोल रहा है कि रिसेंट ट्रेंड इन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल कंपटीशन। ये क्या हो रहा है, आज का जो ट्रेंड है ये ग्लोबल कंपटीशन का बात कर रहा है एंड द इम्पैक्ट इट हैज ऑन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो क्या है कि ग्लोबल कंपटीशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ग्लोबल कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जिस देश में हम लोग अपना मतलब जैसे मान लो इंडिया के बाहर अगर कोई कंपनी, इंडिया का कंपनी जाके अपना प्रोडक्ट मतलब फैक्ट्री लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, बेचती है, तो उसे ग्लोबली बिजनेस कर रही है ऐसा बोलेंगे। अब बाहर जाके फैक्ट्री लगाना आज के डेट में उतना भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, मतलब डिपेंड कर रहा है कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, किस टाइप का काम कर रहे हैं, कि अगर फैक्ट्री वहां लगा के सस्ता होगा तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इंडिया में भी आ रही है बाहर की कंपनियां, ठीक है, वो अपना मैन्युफैक्चर कर रही है और यहाँ पर प्रोडक्ट बेच रही है, यानी ग्लोबली बिजनेस कर रही है। और एक तरीका भी है, अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को जैसे मान लो ऑनलाइन पे लेके आते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग ग्लोबली अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। जैसे कि देखो अमेज़न होता है, ठीक है, या फिर एक क्लब फैक्ट्री बोल के चाइना का था। ठीक है, चाइना का एक शॉपिंग जो है वो प्लेटफॉर्म था। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता था, चाइना से प्रोडक्ट वगैरह आ जाता था। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है, ये है, पता नहीं मुझे, मैंने कभी नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्लब फैक्ट्री भी था एक। ठीक है, तो चाइना का था, वहाँ चाइना से प्रोडक्ट वगैरह आता था। अभी तो शायद बंद होगा, मुझे नहीं पता कि अभी आ रहा है कि नहीं, तो जो भी हो, तो ये जो है क्लब फैक्ट्री का हो गया। ठीक है, अगर हम लोग ऑनलाइन के थ्रू भी चाहते हैं तो अपना प्रोडक्ट जो है ग्लोबली बेच सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग चाहे तो दूसरी जगह पे भी अपना फैक्ट्री वगैरह लगा के अपना प्रोडक्ट को ग्लोबली बेच सकते हैं। तो रिसेंट ट्रेंडिंग प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल कंपटीशन एंड इम्पैक्ट इट हैज ऑन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो यहाँ पर लिखते हैं सम रिसेंट ट्रेंड on trend are some recent trend are as follows,
पहला, अच्छा इसमें ना पहले हम लोग लिखते हैं पॉइंट 1 ऐसे, इसके अंदर एबीसी लिखेंगे। पॉइंट 1 है ग्लोबल मार्केट प्लेस। ये देखो मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट ये वाला, अच्छा लग गया पॉइंट 1। ये देखो ग्लोबल मार्केट प्लेस, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, इसमें हम लोग लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही सिर्फ अपने जगह पे नहीं है प्रोडक्ट बेचना, हम लोग बाहर भी बेच सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज कंपेल्ड मेनी मैन्युफैक्चरिंग टू हैव operation in many countries where they have certain economic advantage। तो देखो पहला इसके अंदर मैंने पॉइंट ए लिखा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, कंपेल्ड मेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिख दो या फिर मैन्युफैक्चरर लिख लो इसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चरर या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को क्या कर रहा है, मतलब प्रेशराइज कर रहा है, कंपेल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब मजबूर करना। कंपेल्ड मेनी मैन्युफैक्चरर टू हैव ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज। अलग अलग देश से वो मतलब अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगाए या किसी भी तरह से ग्लोबली बिजनेस करे, वेयर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज। अगर वहां पर जाकर उनको कुछ सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है, जैसे बाहर से कोई कंपनी अगर इंडिया में आती है तो इससे क्या होता है कि इंडिया में क्या बेनिफिट होता है, मान लो इंडिया में आ रही है तो क्या होता है, जॉब वगैरह क्रिएट होता है, ठीक है। और उनको भी सरकार की तरफ से कुछ सर्टेन एडवांटेजेस वगैरह दिया जाता है, टैक्स वैक्स के तरफ से या फिर और भी कुछ अलग अलग एडवांटेज जो है वो मिलता है। तो बाहर से कंपनी आके अपना यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाती है, इंडिया से भी जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज कंपेल्ड मेनी मैन्युफैक्चरर्स टू हैव, क्योंकि कंपटीशन में टिकना है तो ग्लोबली अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग अपना जो फैक्ट्री यूनिट है उसको दूसरी जगह के मतलब दूसरे देश में भी ले जाके लगा सकते हैं, ठीक है। वही बोला है, देखो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज कंपेल्ड मेनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म टू हैव ऑपरेशन इन मेनी कंट्रीज वेयर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिस पॉइंट 2 करके इसको लिख देंगे, ठीक है। दिस हैज रिजल्टेड इन increase in level of competition among manufacturing firms throughout the world। अच्छा इससे क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, देखो दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर मान लो दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट दूसरे देश में जाके वहां पर मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट लगा रही है, फैक्ट्री वगैरह लगा रही है, बेच रही है, तो इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, क्या होता है कस्टमर के पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है कि हम लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उस कंपनी का खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन में सस्ते में मिल जाएगा, ऑनलाइन में खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक कंपटीशन बनेगा। ये किसी एक सेक्टर के अंदर जो है वो मतलब लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और जो बेच रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा खासा
कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट प्लेस, पहला जो रिसेंट ट्रेंड है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट हम लिखवाएंगे प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। ये देखते हैं इन्होंने क्या दिया, हाँ प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, यही वाला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पॉइंट 2, प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सिर्फ ग्लोबली प्रोड्यूस करने से तो नहीं होगा, अच्छा बात है ग्लोबली प्रोडक्ट बेचेंगे, कंपटीशन मिल रहा है, कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है, लेकिन हमें स्ट्रैटेजी भी देखना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी हम लोग लाए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है, तो मोर एंड मोर फर्म recognizing the importance of production or operation strategy for the overall success of their business। अच्छा देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोर एंड मोर फर्म रिकॉग्नाइजिंग, जितना ज्यादा फर्म बन रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा फर्म मार्केट पे आ रहा है, जितना ज्यादा नया नया प्रोडक्शन यूनिट मार्केट में आ रहा है, ग्लोबली आ रहा है, मतलब बाहर की कंपनियां भी आ रही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस, उतना ज्यादा इनको स्ट्रैटेजी का जरूरत होगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी अपनाए ताकि ये सक्सेस हो, मतलब ये क्या है अपने फील्ड में फाइन कर पाए, सक्सेस कर पाए, तो इनको क्या क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। जैसे देखो जियो ऑलरेडी एक मतलब बना हुआ मार्केट में आ रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि जियो पहला बार जो है वो मतलब अपना जो ये क्या बोलते हैं इसका मोबाइल का जो मतलब हम लोग जो ये यूज करते हैं ना कॉलिंग वगैरह वो लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो टेलीकॉम मार्केट है यहाँ पे तो ऑलरेडी ये एयरटेल वगैरह, ठीक है, तो वोडाफोन ये सब था ही, लेकिन इसने ऐसा एक स्ट्रैटेजी लाया कि आज वो सब पीछे चले गए, कंपटीशन में बन ही नहीं पा रहे, ठीक है, जियो के साथ, जबकि जियो नया था इन सेक्टर में, लेकिन एयरटेल वगैरह बहुत पुराना था, लेकिन जियो अपना ऐसा सब स्ट्रैटेजी लेके आया कि सब जियो में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम भी हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी जो है उसको लाए ताकि हम लोग जो सेक्टर में आना चाहते, चाहे वो ऑलरेडी मतलब एक बना हुआ सेक्टर हो, मतलब पहले से वहाँ पर कंपटीटर है, या फिर हम लोग मोनोपोली में भी ला रहे, मतलब हम लोग ही फर्स्ट टाइम ला रहे, कैसा भी क्यों ना हो हम लोग उसमें साइन करें, सक्सेस हो, चाहे वो मोनोपोली हो चाहे वो ऑलरेडी बना हुआ मार्केट हो, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये देखो मोर एंड मोर फर्म्स आर रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस एंड नेसेसिटी फॉर रिलेटिंग टू देयर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जियो वाला एग्जांपल याद रखो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, जियो वाला याद रखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जियो जो है वो इसी तरह से स्ट्रैटेजी के साथ आया था, दैट्स व्हाई वो सक्सेस हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM, जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, TQM, JIT इस तरह का टेक्निक यूज करके हम लोग अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखो TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्या लिखना है, TQM अप्रोच
technique has been adopted by many firms to achieve customer satisfaction by improving the quality of goods and services. तो देखो क्या लिखा है मैंने, TQM का मतलब होता है टेक्निक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये ऐसा एक अप्रोच है या फिर ऐसा एक टेक्निक है जो एडॉप्ट करने से ठीक रहेगा। क्यों? हैज बीन एडॉप्टेड बाय मेनी फर्म, बहुत सारे फर्म है जो कि ये टेक्निक को एडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो कस्टमर को जो है कस्टमर जो चाह रहा है वो प्रोवाइड कर सके विद गुड क्वालिटी, ठीक है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ही देखा था कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्वालिटी जो है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज ध्यान रखना है देन हमें कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए, TQM, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है achieve customer satisfaction by improving the quality of goods and services, ठीक है। तो ये हो गया TQM। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर हम लोग सिचुएशन के साथ फ्लेक्सिबल हो सके, मतलब कौन, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, किस रेस्पेक्ट में, जब जितना प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे डिमांड ज्यादा होगा हम लोग अपना प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा सकते, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं द एबिलिटी टू adopt quickly to change in volume of demand in the product mix demand and in product design or in delivery schedule। तो ये क्या बोल रहा है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से नेचर में होना चाहिए। जैसे देखो अगर ह्यूमन बीइंग के लिए एक एग्जांपल देखो, जैसे वेदर चेंज होता है तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि वो वेदर चेंज जो है वो सूट नहीं होता है, मतलब हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं किस वेदर के साथ एडॉप्ट करें। जैसे गर्मी, अब जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो थोड़ा वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, देखने को मिल रहा है हमें, तो इससे बहुत जन को क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग कोई भी सिचुएशन में एडॉप्ट करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कुछ ऐसा नहीं होता है, मतलब उन्होंने अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऐसा बना रखा है, ऐसा मतलब मेहनत से बनाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं बनेगा कि अगर वो कुछ भी मतलब वेदर कम ज्यादा जैसा भी हो वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल है तो सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं, देखो the ability to adopt quickly to change in volume of demand। डिमांड जो है मान लो 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, अचानक से 5000 का डिमांड आ गया, तो हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा कि हम लोग 1000 से 5000 पे शिफ्ट हो सके, ठीक है। और इसके अलावा और क्या नेचर में हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांड, मतलब हम लोग सपोज एक ही आइटम दो तरह का बना रहे थे, ठीक है।
अब एक आइटम अच्छा खासा बिक रहा है, आइटम ए अच्छा खासा बिक रहा है, आइटम बी अच्छा खासा नहीं बिक रहा है, ठीक है, तो आइटम ए को बंद कर देते, आइटम बी को ज्यादा प्रोडक्शन करते। ये सब चीज तुम लोगों ने देखा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, जहाँ पर प्रोडक्ट पे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमें प्रोड्यूस करते रहना चाहिए, तो कौन सा फैक्ट्री जो है वो हमें शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स डिमांड एंड इन प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन के केस में भी हमें देखना चाहिए कि अगर डिजाइन में कोई चेंजेस करना है, कस्टमर ऐसा कुछ डिमांड कर रही है, फीडबैक से पता चल रहा है, तो ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन को चेंज कर दो, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और इन डिलीवरी शेड्यूल, जब कस्टमर का डिमांड होगा तभी हम लोग उस चीज को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये सब हम लोग पॉसिबल रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बेनिफिट होगा। ये हो गया 4th नंबर पॉइंट। अब नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर। 5th नंबर पे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम रिडक्शन, ठीक है, तो हम लोग भी टाइम रिडक्शन ही लिख लेते हैं, टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन, अच्छा, टाइम रिडक्शन में देखो क्या है, पॉइंट ए, रिडक्शन ऑफ manufacturing cycle time and speed to market for a new product provide competition। मैम वो क्या लिखा है, स्पीड टू मार्केट? मार्केट फॉर कौन सा वाला बोलो तो, क्रिएट स्पीड टू मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड स्पीड। रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड स्पीड टू मार्केट, speed to market for a new product, provide competition to a firm over other firm। और पॉइंट बी भी लिख लेते फिर समझेंगे। when company can provide product at the same price, and quality quicker delivery provide product provide competition is from over the other firm when companies can provide product at the same price and quality quicker delivery provide one firm competitive edge over the other। Provide one firm competitive advantage, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होगा, टाइम रिडक्शन कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करने का जो टाइम लगता था अगर वो कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, तो अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है, साइकिल का मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो अगर रिड्यूस होगा, और उसके साथ साथ एंड स्पीड टू मार्केट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड कंपटीशन टू ए फर्म ओवर अदर फर्म, ठीक है, मतलब दो कंपनी है, एक कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है उसका टाइम बहुत ही कम रखा है, एक जन जो है सेम प्रोडक्ट मान लो कोई फोन जो है वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो एक कंपनी अपना फोन जो है सेम फोन 7 दिन के अंदर लॉन्च
वही कंपनी पहले बोल रही थी कि नया फोन आएगा नया फोन, लेकिन सेम दूसरा एक कंपनी जो है 7 दिन के अंदर, बी कंपनी से वैसे फीचर्स वाला फोन लेकिन 10 दिन टाइम लगा दिया, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कम है, इसमें स्पीड ज्यादा है, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ज्यादा है, इनका स्पीड कम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कंपटीशन प्रोवाइड करेगा। तो रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड स्पीड टू मार्केट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड कंपटीशन टू ए फर्म ओवर अदर फर्म। एक फर्म दूसरे फर्म को कंपटीशन दे सकता है अपना मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करते हुए और अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्पीडली मार्केट में लॉन्च करके, ठीक है। इसके अलावा वेन कंपनी कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस एंड क्वालिटी क्विकर डिलीवरी प्रोवाइड वन फॉर कंपटीशन एडवांटेज। तो वही बोल रहा है कि अगर देखो जल्दी प्रोडक्ट मिल गया और क्या बोलते हैं उसे कम टाइम में मिल गया, स्पीडी हमें प्रोडक्ट मिल गया, सिर्फ उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, हो सकता है 10 दिन वाला जो फोन आया वो सस्ता है और उससे अच्छा है, ऐसा होगा तो फिर कंपटीशन अलग मतलब कंपटीशन का जो मतलब एरो है वो दूसरी तरफ घूम सकता है, तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेफ मतलब प्राइस क्वालिटी ये सब जो है, प्राइस कम होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए, या फिर अगर सेम प्राइस एंड क्वालिटी है, क्विकर डिलीवरी है, अगर मान लो कोई कंपनी ऐसा है जिसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी कम है, वो प्रोडक्ट भी स्पीडली जो है वो लॉन्च कर रहा है, प्राइस भी बाकी सारे प्रोडक्ट के कंपनी के प्रोडक्ट की तरह सेम है, क्वालिटी सेम है, क्विकर डिलीवरी, तो ऑब्वियसली वो बाकी सारे को कंपटीशन देगा, ठीक है, बाकी कंपनी को जो उसके रिलेटेड फील्ड में है उनको कंपटीशन देगा। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कम होना चाहिए, स्पीडली मार्केट में उसको लॉन्च करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ क्वालिटी का, प्राइस का, डिलीवरी टाइम का, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो टेक्नोलॉजी, नंबर पॉइंट टेक्नोलॉजी 6 पॉइंट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी की वजह से सारा चीज मशीन ओरिएंटेड हो रहा है, तो ऑटोमेशन देखने को मिलता है, हमें कंप्यूटराइजेशन देखने को मिलेगा, जो काम कंप्यूटर में हो सकता है वो मैन्युअली हम लोग नहीं करेंगे, कंप्यूटराइजेशन, ये सब टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, की न्यू वे टू ऑपरेट कंपनी ऑपरेशन। तो बोल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेशन देखने को मिल रहा है, हमें कंप्यूटराइजेशन देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की न्यू वे टू ऑपरेट कंपनीज ऑपरेशन। तो कंपनी ये सारा टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना जो ऑपरेशन है उसमें एक नया तरीके से वो ऑपरेट कर पा रही है, यानी हम लोग ज्यादा मशीन ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे टेक्नोलॉजी चेंजेस in product and process can have great impact on competitiveness and quality। तो क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजेस के वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आया है, टेक्नोलॉजी तो हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सब यूज कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन को एक अलग ही मोड़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन इससे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजेस इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोसेस में हम लोग टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। can have great impact on competitiveness and quality। इससे क्या है, कंपटीशन भी कंपटीशन से
से इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, जो कंपनी ज्यादा ये सब टेक्नोलॉजी यूज करेगी उसका प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आएगा, क्विकली आएगा और अच्छा क्वालिटी वाला भी आएगा, ठीक है, टाइमली जो है डिलीवरी वगैरह हो जाएगा। तो प्रोसेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी, ठीक है, और क्वालिटी वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 6th नंबर। 7th नंबर देखो, 7th नंबर क्या है यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, वर्कर इन्वॉल्वमेंट। वर्कर इन्वॉल्वमेंट तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना भी मशीन ओरिएंटेड हो जाए, लेकिन मशीन को भी तो चलाने के लिए वर्कर चाहिए होगा, ठीक है। तो वर्कर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्कर काम करने से नहीं हुआ, उसको काम में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मतलब उसको काम को अपना समझ के करना पड़ेगा, ठीक है, उसको नया चीज सीखने का मन रखना पड़ेगा। तो वर्कर का पूरे काम में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द रिसेंट ट्रेंड, the recent trend is to assign responsibility for decision making। तो आज के डेट पे क्या होता है, सबको अपना अपना काम जो है असाइन किया जाता है। जैसे हम लोग वर्कर को काम पे, मतलब जो लोअर लेवल स्टाफ होते हैं उनको काम में रख दिया, उनको ऑपरेट करने के लिए एक सुपरवाइजर को रख दिया, ठीक है। अब सुपरवाइजर को मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, वो जो है टॉप लेवल के लोगों को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट जो है वो काम में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो टॉप लेवल पे है उनके लिए वर्कर के साथ जाके बार बार जुड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनका अपना अलग लेवल का काम होता है। तो सुपरवाइजर के थ्रू जो है वर्कर अपना जो है कम्युनिकेशन वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। ये मैनेजमेंट में तुम लोगों ने देखा होगा कि 3 लेवल ऑफ काम होता है, ठीक है। तो टॉप लेवल जो है और एक लोअर लेवल, एक मिडिल लेवल, ऐसा कुछ होता था। तो द रिसेंट ट्रेंड इज टू असाइन रिस्पांसिबिलिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटीज जो है वो अलग अलग लोगों को असाइन कर दिया जाता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग to the lower level in the organization। तो सुपरवाइजर के थ्रू जो है लोअर लेवल स्टाफ जो है वो अपना प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं टीम स्पिरिट। तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट मतलब देखो टीम स्पिरिट होना चाहिए। कोई भी काम में अगर टीम के अंदर अगर टीम वाइज कोई काम हो रहा है, इंडिविजुअली नहीं, और ये सब बड़े बड़े जगह पे तो टीम वाइज ही काम होगा, तो अगर टीम स्पिरिट नहीं रहेगा तो कोई भी काम जो है एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। टीम स्पिरिट, क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट, ऐसे लिखते हैं, क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्कर लोगों को भी अपना क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। मतलब काम सीखते सीखते, जैसे हम लोग लर्निंग करते देख रहे हैं, तो हमारा एक जो सीखने का तरीका है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम टाइम में हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। तो टीम स्पिरिट, क्वालिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का 7th नंबर पॉइंट, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये री इंजीनियरिंग वाला पॉइंट हम मतलब नहीं दे रहे, ठीक है। ये चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। री इंजीनियरिंग वाला पॉइंट जो है ये देखो, दिस इन्वॉल्व्स ड्रास्टिक मेजर्स और ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म। इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ क्लीन स्टेट अप्रोच और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैचिंग इन रीडिजाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस। मतलब री इंजीनियरिंग मतलब जिस प्रोसेस में, जिस मॉडल में बिजनेस कर रहे थे उसका जो है उसको हम लोग रीडिजाइन कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 1 नंबर नहीं दे रहे हैं, ये 9th नंबर पॉइंट वाला दे रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यू।
तो इसको हम 8 नंबर दे दे रहे हैं। एनवायरमेंटल इश्यू, टुडे प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजर and today production or operation manager are concerned more and more with pollution control and waste disposal, which are key issues in production of environment and social responsibility. क्या बोल रहे हैं, देखो आज के डेट पे किसी भी तरह का प्रोडक्शन या हो या फिर जो प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है यानी ऑपरेशन मैनेजर जो है, ठीक है, प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजर जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो हमारे सामने अराइज हो रहा है, तो मोर एंड मोर कंसर्न विद पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल मतलब फैक्ट्री वगैरह से जो वेस्टेज आता है उसको अगर हम लोग इधर उधर फेंकेंगे, ठीक है, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, ठीक है। विच आर की इश्यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा सोशल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट को बचाना हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, दिस इज इंक्रीज इन रिड्यूसिंग वेस्ट। तो ऐसे काम क्यों ना किया जाए कि ताकि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, ठीक है, वेस्टेज जो है वो कम से कम हो ताकि हम लोग अपना सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। रिसाइकलिंग, या फिर अगर वेस्ट हो भी रहा है तो उसको क्या किसी तरह से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, अगर रिसाइकिल कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, ठीक है। रिसाइकलिंग वेस्ट, नॉन यूज ऑफ प्लास्टिक, जितना कम हो सके प्लास्टिक को हम लोग यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक का प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब वो जो मिट्टी है उसके साथ जो है वो मिक्सअप नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ प्रोडक्ट है उसका वेस्ट अगर आता है तो वो इन्वायरमेंट के साथ डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक वगैरह क्या है, ना तो वो मिट्टी के साथ जो है मिक्सअप होता है, ना तो उसे जलाओगे तो उससे खतरनाक जो है गैसेस वगैरह निकलता है, तो वो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी इससे नहीं दिखता है, ठीक है। हमारे को सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा है तो फैक्ट्री लगा दिया, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बेच रहे कमा रहे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी देखना चाहिए, अगर हो सके तो रिसाइकिल करना चाहिए, अगर कुछ वेस्टेज आ भी रहा है तो हमें ये देखना चाहिए क्या उस वेस्टेज का रिसाइकिल हो सकता है, अगर रिसाइकिल हो सकता है तो हमें उस प्रोसेस में शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल इश्यूज। उसके बाद मैंने लगभग कितने सारे पॉइंट लिखवाए, मैंने 8 पॉइंट लिखवा दिए, ठीक है। इसमें टोटल 12 पॉइंट है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ से ये मैंने जो पॉइंट जो है हटा दिया, मतलब ये नहीं लिखवाए, ये पढ़ सकते हो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ये 10, 11, 12, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने नहीं लिखवाए, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर चाहो तो जिस पॉइंट के हिसाब से याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिखा दिया। वैसे 12 पॉइंट एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहेगा, जितना याद रहेगा उतना ही लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया, और इसके साथ देखो स्टडी नोट जो 1 है
ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग स्टडी नोट एक बार देख लेते हैं, स्टडी नोट 1 आई थिंक कंप्लीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट दिन हम लोग स्टडी नोट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टडी नोट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें थ्योरी भी होगा और कुछ सम्स भी होगा, लेकिन सम्स तुम लोग का ऑलरेडी नोन सम्स ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि ईबीक्यू वगैरह हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग जॉब बैक कॉस्टिंग में करते थे, ठीक है। ईबीक्यू, ठीक है, ये सब होगा। और पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इससे सम्स कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टडी नोट 1 कंप्लीट हो जाता है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।